सोचिए, भारत की सबसे बड़े कोर्ट के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भरे कोर्ट में दुनिया के सामने लाइव बयान देना पड़ता है। मैं सभी धर्मों में विश्वास करता हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। ये कोई आम दिन नहीं था, ये कोई आम बयान नहीं था। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ देश के चीफ जस्टिस को अपने धार्मिक विश्वास, अपनी आस्था के बारे में सफाई देनी पड़ी। इस सवाल का जवाब छिपा है कोर्ट की कार्यवाही की सामान्य बातचीत और उसके फैसले में। आइए इस पूरे मामले की सच्चाई को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस को ये सफाई देनी ही क्यों पड़ी। इसकी जड़ें 2 दिन पहले हुई एक सुनवाई में हैं। जी हाँ, ये सारा बवाल भगवान विष्णु जी की एक मूर्ति को लेकर शुरू हुआ था। बस एक याचिका, एक सुनवाई और कुछ ऐसी टिप्पणियां जिन्होंने एक ऐसे विवाद को जन्म दे दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। तो अब बात करते हैं उस असली केस की जो इस पूरे विवाद के केंद्र में था। देखिए, मामला बड़ा सीधा सा था। खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु जी की एक सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग करने के लिए राकेश दलाल के द्वारा एक याचिका फाइल की गई। याचिका में दावा किया गया था कि मुगल आक्रमणों के दौरान मूर्ति का सिर छत विछत कर दिया गया था और बार बार अनुरोध के बावजूद भी वह उसी अवस्था में बनी हुई है और ये भक्तों के पूजा करने के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में मूर्ति की पुनर्स्थापना, प्रतिस्थापना और पुनर्निर्माण की प्रार्थना की गई थी। भारत के चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है और ASI के नियम केवल मरम्मत और संरक्षण की अनुमति देते हैं, पुनर्निर्माण की नहीं। इसी कानूनी आधार पर कोर्ट ने 16 सितंबर को ये याचिका खारिज कर दी। यहाँ मैं आपको बता दूं, खजुराहो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, पुनर्निर्माण संभव नहीं है। याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी पहले से ही थी क्योंकि मई 2020 में संस्कृति मंत्रालय ने उसके आवेदन का जवाब दिया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि खजुराहो के मंदिर अच्छी संरक्षण स्थिति में है। याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करना गुमराह करने वाला और शोर मचाने का एक सोचा समझा प्रयास था। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कोर्ट का तर्क। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका नहीं बल्कि प्रचार हित याचिका यानी पब्लिसिटी इंटरेस्ट पिटीशन का नाम दिया। ये वो चीज थी जो सोशल मीडिया की आंधी में कहीं गुम हो गई। इसके बाद कोर्ट में कुछ सामान्य मौखिक टिप्पणियां हुई जिन्हें कानूनी भाषा में ऑबिटर डिक्टा कहते हैं, मतलब ऐसी बातें जो किसी जजमेंट का औपचारिक रूप से भाग नहीं होती। यहीं पर चीफ जस्टिस गवई ने एक मौखिक टिप्पणी की, जाओ और देवता से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि भगवान विष्णु के तुम कट्टर भक्त हो, तो जाओ और अभी प्रार्थना करो। ये टिप्पणी विवाद का केंद्र बन गई, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब भारत में न्यायाधीशों ने धर्म या विश्वास पर ऐसी टिप्पणियां की हैं जो कोर्ट के रिकॉर्ड से बहुत आगे तक गई हैं। याद कीजिए सबरीमाला का जजमेंट, जिसके बाद प्रथा और समानता के बारे में की गई टिप्पणियां जजमेंट सुनाए जाने के लंबे समय के बाद तक बहसों में गूंजती रहीं। राम जन्मभूमि मामले में पीठ ने मामले की संवेदनशीलता को जानते हुए टिप्पणियों को संयमित रखने के लिए बहुत सावधानी बरती थी। कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध का मामला इसका एक और बड़ा उदाहरण है। प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता और असहमति जताने वाले जस्टिस सुधांशु धूलिया के बीच बेहतरीन संवैधानिक तर्क हुए, लेकिन जनता को इस्लाम और संस्कृति पर की गई कुछ तीखी टिप्पणियां ही याद रहीं। और थोड़ा पीछे जाएं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस SN श्रीवास्तव ने तो ये तक सुझाव दिया था कि भगवत गीता को राष्ट्रीय धर्मशास्त्र माना जा सकता है। ये सभी प्रसंग दिखाते हैं कि कैसे आस्था और न्यायिक टिप्पणियां अक्सर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और एक बड़ी बहस छेड़ देती हैं। चीफ जस्टिस गवई के मामले में भी कोर्ट में हुई ये बातचीत जब बाहर निकली तो उसका पूरा रूप ही बदल चुका था और बस यहीं से सारा खेल पलट गया। एक छोटी सी चिंगारी को जैसे आग बना दिया गया। यहाँ सबसे बड़ी बात है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ का खत्म हो जाना। कोर्ट रूम में ये टिप्पणियां एक कानूनी बहस का हिस्सा थीं और ASI के नियमों जैसे ठोस तर्कों पर आधारित थीं। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या हुआ? उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से हटाकर सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और हमारे देश के सबसे घटिया मीडिया ने बिना कानून को समझे एक सनसनीखेज और मुद्दा बना दिया। कानूनी तर्क तो लगभग गायब ही हो गए और बचा तो सिर्फ गुस्सा और आक्रोश। इसका नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया पर तुरंत और बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। चीफ जस्टिस पर सीधे सीधे हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने के आरोप लगा दिया गया।
एक पूरा नैरेटिव बनाया गया और उसे इतनी तेजी से फैलाया गया कि किसी को सच जानने या समझने का मौका ही नहीं मिला। इस ऑनलाइन भूचाल ने न्यायपालिका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। अब ये मामला सिर्फ एक याचिका का नहीं रहा था, बल्कि ये न्यायपालिका की अखंडता और उसकी आजादी का बन गया था। इसलिए 2 दिन बाद 18 सितंबर को चीफ जस्टिस गवई ने डिजिटल हमले का जवाब दिया। मेरे बारे में सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है, मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब रिकॉर्ड को सही करने का समय आ गया है। मैं सभी धर्मों में विश्वास करता हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। इस पूरी स्थिति को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में इन शब्दों में बताया। उन्होंने सोशल मीडिया की तुलना एक ऐसे बेलगाम घोड़े से की जिसे काबू में नहीं किया जा सकता। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी भरे कोर्ट में इस पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्य न्यायाधीश को पिछले 10 सालों से जानता हूं। वे सभी धर्मों के मंदिरों और धार्मिक स्थलों में श्रद्धापूर्वक जाते हैं। आगे सोशल मीडिया के बारे में कहा कि न्यूटन का नियम अब बदल गया है। अब हर एक्शन का बराबर और विपरीत रिएक्शन नहीं होता, बल्कि एक गलत और कुछ ज्यादा ही यानी असंगत रिएक्शन होता है। इस पूरी बात की जड़ को समझने के लिए 2 कानूनी शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक ऑबिटर डिक्टा यानी सुनवाई के दौरान जज की वे बातें जो बस एक ऑब्जर्वेशन होती हैं, कोई फैसला नहीं, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती। दूसरा रेसो डिसेंडाई, ये होता है फैसले का वो मुख्य कानूनी आधार जो आगे चलकर एक लैंडमार्क बनता है, एक कानून बन जाता है। समस्या की जड़ यही है कि सोशल मीडिया की दुनिया अक्सर इन कैजुअल टिप्पणी यानी ऑबिटर डिक्टा को ही असली जजमेंट मान लेती है। तो ये घटना सिर्फ एक विवाद नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें उस बड़े खतरे की ओर इशारा करती है जिसे जुडिशियल चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब जहां जजों को ऑनलाइन भीड़ के डर से अपने फैसले बदलने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह मामला एक बहुत बड़े संघर्ष को सामने लाता है। एक तरफ है न्याय की धीमी सोची समझी सबूत और तर्कों पर आधारित प्रक्रिया, और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया की तुरंत फैसला सुनाने वाली दुनिया। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसलिए जजों को अपने न्यायिक फैसले करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर भी आज के इस डिजिटल युग में जहां बिना कॉन्टेक्स्ट के बातें फैलाने का चलन बढ़ रहा है, वहां जनता की आस्था को न्यायपालिका में बनाए रखने के लिए जजों को इस प्रकार की टिप्पणियों से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और नाजुक स्तंभ है। ये आस्था और भरोसे पर टिका है। वहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है, चाहे हम आम नागरिक हों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या मीडिया हाउस। केवल चंद व्यूज के लिए पूरा मामला बस संदर्भ को समझे बिना देश की संवैधानिक व्यवस्था पर उंगली उठाना सही नहीं है, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है और संविधान ने कुछ अधिकार आपको दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी आपको दिए हैं। तो आखिर ये पूरा मामला आज के इस डिजिटल इंफॉर्मेशन दौर के एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है, हम अपनी समझ को क्यों खत्म करते जा रहे हैं। किसी के कुछ कह देने पर पूरे सच को खुद से जाने बिना ही हम किसी भी संवैधानिक संस्था या व्यक्ति विशेष पर व्यक्तिगत हमला क्यों करने लगते हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। सोचिएगा जरूर। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।